दोस्तों ये स्टोरी का 89 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि को गुस्सा आ गया। दृष्टि भी गुस्से में बोली, आपको लगता है कि सारा काम बस मर्द ही करते हैं और आते तो सारा दिन घर में आराम फरमाते हैं। दिव्यांश ने इस बार थोड़ा सा हंसकर कहा, मैंने या नहीं कहा कि औरतें सारा दिन घर में आराम फरमाती हैं, पर तुम तो आराम फरमाती हो ना। मेरे घर में तो दुनिया भर के नौकर हैं, तुम क्या काम करती हो? कुछ भी तो नहीं करती, बस देव के पीछे दूध का गिलास लेकर भागती हो। और क्या काम करती हो? दृष्टि गुस्से में बोली, मतलब मैं सारा दिन आपके घर में आराम करती हूँ, बस देव के पीछे भागती हूँ। ठीक है, कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूंगी। दिव्यांश ने अपनी पकड़ दृष्टि पर कसते हुए कहा, हाँ तो कर लो, यह तो और भी अच्छी बात है। मैं और तुम साथ में ऑफिस में रहेंगे, साथ में गुलगुल करेंगे। दृष्टि ने गुस्से में अपनी कोहनी दिव्यांश के पेट में मारकर कहा, मैं ऑफिस काम करने जाऊंगी, गुलगुल करने नहीं जाऊंगी, समझे? दृष्टि इस वक्त बहुत गुस्से में थी और दिव्यांश दृष्टि के गुस्से को समझ नहीं रहा था, बल्कि उसे लगा तो यह एक नॉर्मल सी लड़ाई है। तभी वहां शिवाय और राजवीर आकर बैठ गए। दृष्टि दिव्यांश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी तो दिव्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अब जा क्यों रही हो? दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि ने हल्का सा मुंह घुमाया और दांत पीसते हुए बोली, दिव्यांश मुझे गुस्सा मत दिलाओ, छोड़ो मुझे। देख नहीं रहे सिवाय राजवीर भैया आकर बैठ गए, छोड़ो मुझे। लेकिन दिव्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तो क्या हो गया? या भी तो अपनी बीवी को ऐसे ही पकड़ते हैं। दृष्टि का तो मन कर रहा था कि गुस्से में अपना सिर फोड़ ले। दृष्टि ने फिर कहा, छोड़ दो दिव्यांश, और इस बार दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया। दृष्टि और दिव्यांश दोनों ही कालीन से उठ गए। दिव्यांश जाकर सिवाय के बराबर में बैठ गया। दृष्टि वहां से जाने लगी और तभी सिवाय बोला, क्या हुआ भाभी, या तुमसे किस बात पर लड़ रहा था? सिवाय का सपोर्ट मिलते ही दृष्टि ने पलटकर सिवाय को देखा और गुस्से में बोली, इन्हें लगता है मैं सारा दिन घर में आराम करती हूँ। सिवाय ने आग में घी डालते हुए कहा, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। दिव्यांश तुझे शर्म नहीं आती? तू भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे पता भी है एक हाउसवाइफ के पास इतने सारे काम होते हैं और तू कह रहा है कि वह मेंशन में आराम करती हैं। दिव्यांश को सिवाय की चालाकियां समझ आ रही थी। दिव्यांश ने अपने पैर से सिवाय के पैर पर मारते हुए कहा, तू ज्यादा आग में घी मत डाल, समझ आई? सिवाय बोला, इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात है? सच तो कह रही है भाभी, बेचारी सारा दिन चाची के साथ किचन में काम करती हैं और अब तो चाची का भी मूड इतना स्विंग करता है तो भाभी ही किचन में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनाती हैं। सारा दिन देव के पीछे भागती हैं और तुम कह रहे हो कि सारा दिन क्या करती हैं? दिव्यांश गुस्से में सिवाय को देख रहा था। तभी दृष्टि ने दिव्यांश से कहा, उन्हें क्या देख रहे हो? मुझे देखकर बात करो। सही तो कह रहे हैं सिवाय भैया, मैं घर में बहुत सारा काम करती हूँ। बेशक आपको लगता है कि मेंशन में 10 नौकर हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। सिवाय बोला, हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप इसे आसानी से मिल गई ना, इसलिए यह ऐसे कर रहा है। दिव्यांश तो आंखें फाड़े एक बार अपनी बीवी को देखता और एक बार अपनी बीवी के देवर को, और उसे समझते देर नहीं लगी कि सिवाय तो आग बुझाने की वजह आग को ज्यादा भड़का रहा है। दिव्यांश को तो यह बात ज्यादा हैरानी में डाल रही थी कि दृष्टि उसे आसानी से मिल गई, जबकि शायद इस कहानी में सबसे ज्यादा पापड़ दिव्यांश ने ही बेले थे। दिव्यांश ने राजवीर को देखकर इशारों में कहा कि सिवाय को चुप करवा ले, लेकिन राजवीर वह तो उस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। उसने भी ना में ही गर्दन हिलाकर कहा, दिव्यांश जो बात है वह बात है, बात तो सही है, दृष्टि घर में बहुत सारा काम करती है। दिव्यांश बोला, यह काम करती है तो मैं कौन सा ऐश करता हूँ? दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि दृष्टि उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, हाँ तो फिर ठीक है ना, अपना काम एक्सचेंज कर लेते हैं, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी और आप घर में रहेंगे।
दिव्यांश दृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम ऑफिस संभाल भी लोगी? दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि ने भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा और गुस्से में बोली, आप घर संभाल लोगे? सिवाय खड़ा होकर बोला, तो अब बस डिसाइड हो गया, कल से भाभी हमारे साथ ही जाएंगी और तुम देव को संभालोगे और हाँ, साथ में घर भी संभाल लेना। दिव्यांश बोला, ऐसा थोड़ी होता है, या ऑफिस नहीं संभाल पाएंगी? दृष्टि गुस्से में बोली, उंगली दिखाकर मैं संभाल लूंगी, आप अपना सोचिए। दिव्यांश बोला, अरे मेंशन को क्या संभालना, वहां तो बहुत सारे नौकर हैं। दृष्टि भी दिव्यांश को चिढ़ाते हुए बोली, तो फिर रघुवंशी इंडस्ट्रीज में भी क्या संभालना, वहां भी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। सिवाय बोला, बस बस बहुत हुआ, मैं तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता। कल से भाभी हमारे साथ ऑफिस जाएंगी और तू देव को संभाल लेगा। इतना कहकर सिवाय दृष्टि को हाय फाय दिया और दृष्टि भी मुंह बनाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना एक हाथ सिवाय के गर्दन पर लपेटते हुए गुस्से में कहा, यह क्या किया तूने? जाकर अपनी वाली के नखरे उठा, लेकिन तू तो मेरी वाली को भड़का रहा है। राजवीर हंसकर बोला, सिवाय तू तो गया, मुझे तो लगा कि बस मेरी ही बैंड बज रही है, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तेरी ज्यादा बजने वाली है। और तभी रूही की आवाज आई, राजवीर तुम कहाँ हो? राजवीर पैर पटक कर बोला, मेरा बुलावा तो आ गया, मैं तो जा रहा हूँ। राजवीर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राजवीर जब कमरे में गया तो रूही लैपटॉप पर लहंगे के डिजाइन देख रही थी। राजवीर को देखकर रूही ने उसे इशारों में अपने पास आने के लिए कहा। राजवीर जाकर रूही के पास बैठ गया। रूही लैपटॉप में डिजाइन दिखाते हुए कहा, देखो राजवीर, कितने सारे डिजाइन हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, विराज की शादी में क्या पहने? तुम ही बता दो कि विराज की शादी में क्या पहने। राजवीर को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह रूही के पास नहीं बैठा तो रूही फिर से उस पर चिल्लाने लगेगी। वैसे भी मिनट से पहले रूही का मूड स्विंग हो जाता था। राजवीर भी बेमन लहंगे के डिजाइन को देखने लगा और तभी रूही को वोमिटिंग जैसा महसूस हुआ। रूही जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ तेज कदमों से चली गई। राजवीर ने रूही को जाते हुए देखा तो कसकर आंख बंद करके बोला, औरत को भी एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। राजवीर भी रूही के पीछे पीछे चला गया। अगली सुबह जब दिव्यांश की आंख खुली तो दृष्टि बेड पर नहीं थी। देव बेड पर बैठकर अपने टॉय से खेल रहा था। जैसे ही दिव्यांश ने देव को देखा, देव ने अपना एक पैर उठाकर दिव्यांश की आंख में मार दिया और दिव्यांश एकदम झटके से बैठ गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ अपने एक आंख पर रखा और दूसरी आंख से दिव्यांश को गुस्सा करते हुए कहा, माँ बेटा पागल मुझे करने पर तुले पड़े हो। तभी दृष्टि बाथरूम से बाहर आई। दृष्टि ने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर टिक कर रह गई। कोई नहीं कह सकता था कि दृष्टि एक घरेलू लड़की है, बल्कि इस वक्त दृष्टि एक बिजनेस वोमेन लग रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को जितना आंकता था, दृष्टि उससे कहीं ज्यादा ऊपर थी। दृष्टि अपने हाथ बांध कर बोली, तो मिस्टर रघुवंशी, आज से शुरू करते हैं अपना चैलेंज। जल्दी से उठ जाइए, देव को भी नहलाइए और मेरा नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखिए। इतना कहकर दृष्टि तो अपना बैग उठाकर वहां से चली गई और दिव्यांश तो वह मुंह फाड़े दृष्टि को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश ने फिर चेहरा घुमाकर अपने बेटे को देखा और उसके बेटे ने दो दांत दिव्यांश को दिखा दिए। दिव्यांश बोला, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, अगर तू टेबल के नीचे नहीं घुसा होता तो तेरी माँ इतना गुस्सा नहीं होती। इतना कहकर दिव्यांश बेड से उतरा, फिर उसने देव को गोद में उठा लिया और दोनों ही बाथरूम चले गए। देव जैसे ही बाथरूम में गया रोने लगा। दिव्यांश बोला, अबे रो क्यों रहा है? लेकिन देव वह चुप नहीं हुआ, लगातार रोता रहा। दिव्यांश ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मुझे बताओ क्या हुआ मेरे बेटे को? और तभी देव ने दिव्यांश की गोद में ही सूसू कर दिया। दिव्यांश ने जब अपने हाथों पर कुछ गरम गरम महसूस किया तो कसकर आंखें बंद कर ली और फिर दांत पीसता हुआ देव को देखकर बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। तू कल टेबल के नीचे नहीं घुसा होता तो तेरी माँ मुझे चैलेंज नहीं करती और अब तुझे सूसू भी आ गया, थोड़ी देर में पोटी भी कर देगा। दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि देव ने पोटी भी कर दी। अब तो दिव्यांश का मन कर रहा था कि बाथरूम के दीवार में अपना सिर पकड़कर मारे, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकता था। दिव्यांश ने जैसे तैसे मुंह बनाकर देव के कपड़े निकाले और उसे नहलाने लगा।
उसके बाद दोनों बाप बेटा बाथ टब में बैठकर मस्ती करने लगे, क्योंकि दिव्यांश मान चुका था दृष्टि पीछे हटने वाली नहीं है, इसलिए वह आज घर पर जाने की सोच रहा था। और दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि एक दिन ऑफिस जाएगी और वहां का स्ट्रेस देखकर अपने चैलेंज को भूल जाएगी और रात को वह दृष्टि को आराम से अपनी बाहों में लेकर मना लेगा। लेकिन दिव्यांश भूल गया था, दृष्टि दृष्टि नहीं थी, दृष्टि राजपूत, शौर्य की बहन जिसे हारना नहीं आता था। और वैसे भी दृष्टि अगर हारती तो भी राजवीर और शिवाय दृष्टि को हारने नहीं देते। राजवीर और शिवाय ने तो हीर को ब्यूटी कंपटीशन जिता दिया था, यहाँ तो फिर भी बहुत छोटी सी बात थी। बाथरूम में दिव्यांश और देव दोनों खुश होकर नहा रहे थे और तभी बाथरूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दिव्यांश बोला, कौन है? दृष्टि बोली, आज बाप बेटा नहाते रहोगे या मेरा खाना भी बनेगा? या घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी बना देगा? दृष्टि बोली, लेकिन रोज आप मेरे हाथ का खाना खाते हैं, नौकरों के हाथ का तो नहीं खाते। मैं भी आपके हाथ का खाना खाऊंगी, ना नौकरों के हाथ का नहीं खाऊंगी। यह सुनते ही दिव्यांश तो मुंह बनाकर देव को देखने लगा और देव ने दांत दिखा दिए। दिव्यांश एक बार फिर देव को डांटते हुए बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अगर कल टेबल के नीचे नहीं घुसा होता तो मेरी शिकंजी जलजीरा नहीं बनाती। तुझे तो मैं देख लूंगा। देव ने अपने पापा को फिर से दो दांत दिखा दिए। दिव्यांश ने देव को पकड़कर जानबूझकर एक बहुत जोर की किस किया और फिर उसे गोद में लेकर बाहर आ गया। दृष्टि हाथ बांधे बाप बेटा को देख रही थी। दिव्यांश इस वक्त टॉवेल में था और देव बिल्कुल नंगा, और देव बहुत क्यूट लग रहा था। तभी दृष्टि बोली, मेरे बच्चे को इतनी देर नंगा रखोगे तो उसे ठंड लग जाएगी, इसे जल्दी से टॉवेल में कवर करो। दिव्यांश बोला, हाँ हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश ने एक हाथ से देव को गोद में पकड़ा और दूसरे हाथ से कबर्ड में से टॉवेल निकाल कर देव को कवर कर दिया। दृष्टि बोली, अब क्या यह सारा दिन टॉवेल में ही रहेगा? इसे कपड़े पहनाओगे? दिव्यांश ने एक हाथ से देव को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके कपड़े निकालने लगा, लेकिन दिव्यांश को देव के सही से कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसने जैसे तैसे करके देव के लिए कपड़े निकाले। दिव्यांश देव को लेकर बेड के पास आया, उसने देव को बेड पर खड़ा किया और उसे अच्छे से साफ करने लगा और फिर कपड़े पहनाने लगा। और तभी दृष्टि बोली, छोटे से बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसे ऐसे ही कपड़े पहना दोगे आप? दिव्यांश को गुस्सा आ गया। दिव्यांश गुस्से में बोला, तो क्या नाच नाच कर कपड़े पहनाऊं? दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, पहले उसकी स्किन पर क्रीम लगाइए। दिव्यांश गुस्से में दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि फिर बोली, मेरी शक्ल मत देखिए, मैं तो घर में आराम करती हूँ ना। अब क्रीम लगाइए, ड्रेसिंग टेबल के पास होगी और उसे लगाइए। दिव्यांश तो आंखें फाड़े दृष्टि को देख रहा था और दृष्टि अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ, ड्रेसिंग टेबल के पास में क्रीम रखी होगी, उसे लेकर आओ और देव के पूरी बॉडी पर अप्लाई करो। दिव्यांश मुंह बनाकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया और तभी दृष्टि चिल्लाकर बोली, यह क्या कर रहे हो? दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को देखा और बोला, अब क्या किया मैंने? दृष्टि बोली, देव को ऐसे ही बेड पर बैठाकर चले गए। दिव्यांश बोला, मैं कुछ समझा नहीं। दृष्टि बोली, अगर वह बेड से गिर गया होता तो? दिव्यांश ने अपने सिर को खुजाकर कहा, सॉरी सॉरी। इतना कहकर वह जल्दी से देव के पास आया। उसने देव को गोदी में उठाया और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास गया। फिर उसने वहां से एक क्रीम निकाल ली और दृष्टि को दिखाते हुए कहा, यह वाली क्रीम? दृष्टि बोली, नहीं। दिव्यांश ने एक दूसरी क्रीम निकालकर दृष्टि को दिखाई और पूछा, यह वाली क्रीम? दृष्टि बोली, नहीं। कम से कम पढ़ तो लो, यह आपकी शेविंग क्रीम है। दिव्यांश ने फिर उस क्रीम को उलट पलट कर देखा तो वह सच में दिव्यांश की शेविंग क्रीम थी और यह देखकर दिव्यांश को थोड़ी सी हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए एक और क्रीम निकाली, उस पर एक छोटा सा बच्चा बना हुआ था। दिव्यांश ने वह क्रीम दृष्टि को दिखाते हुए कहा, यही है ना वह क्रीम? दृष्टि ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं मिस्टर रघुवंशी, यह भी नहीं है, यह बच्चे के रेसेस की। दिव्यांश बोला, रेसेस मतलब? दृष्टि बोली, कुछ दिन देव के पास रहोगे तो समझ आ जाएगा। इतना कहकर दृष्टि ड्रेसिंग टेबल के पास आई। उसने उसमें से एक बेबी क्रीम निकाल कर दिव्यांश के हाथ में रख कर कहा, यह है वह क्रीम, अब इसे लगाओ और उसके बाद मेरे बच्चे को कपड़े पहनाओ। दिव्यांश ने क्रीम ले ली और देव को लेकर बेड पर आकर बैठ गया और फिर उसने क्रीम निकाल ली, लेकिन दिव्यांश ने क्रीम बहुत ज्यादा निकाल दी थी और यह देखकर दृष्टि ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, इतनी सारी क्रीम नहीं लगाते। दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, देखो शिकंजी, ज्यादा स्मार्ट मत
बनूं, धीरे धीरे ही इंसान सीखता है, मैं भी सीख जाऊंगा। फिर उसने थोड़ी सी क्रीम ली और देव को लगाने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश देव को क्रीम लगा रहा था, देव को गुदगुदी हो रही थी और वह अपने 2 दांत अपने पापा को दिखा रहा था। देव को हंसता हुआ देखकर दृष्टि और दिव्यांश दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी दिव्यांश बोला, तू भी मेरे मजे ले रहा है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तू कल टेबल के नीचे घुसता और ना तेरी माँ मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट देती। देव के साथ स्ट्रगल करने के बाद फाइनली दिव्यांश ने देव को कपड़े पहना दिए और फिर उसे गोदी में लेकर बाहर जाने लगा। और तभी दृष्टि ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी पागल तो नहीं हो गए? दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को देखा और बोला, सिकंजी, सुबह सुबह क्या खा लिया जो इतना गुस्सा कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? दृष्टि गुस्से में बोली, मिस्टर रघुवंशी देखिए तो सही आप क्या कर रहे हैं? दिव्यांश बोला, क्या कर रहा हूँ? दृष्टि बोली, आपने देव को तो कपड़े पहना दिए, लेकिन आप खुद ही तो कपड़े पहनोगे या इस टॉवेल में ही घर के नौकरों के सामने चले जाएंगे? दिव्यांश ने अब खुद को देखा तो वह सच में टॉवेल में था। दिव्यांश अपनी गलती रियलाइज करता हुआ बोला, वह सॉरी, गलती हो गई, अभी कपड़े पहनता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश जैसे ही देव को बेड पर बैठाने लगा, लेकिन फिर उसे दृष्टि की बात याद आ गई कि अगर उसने देव को बेड पर अकेले बैठाया तो देव गिर सकता है। इसलिए उसने फिर से देव को गोद में उठा लिया और कबर्ड की ओर चला गया। देव 1.5 साल का हो गया था, इसीलिए दिव्यांश ने उसे कबर्ड के सहारे खड़ा कर दिया और खुद कपड़े पहनने लगा। लेकिन देव कबर्ड को पकड़कर सहारे सहारे से दिव्यांश के पास आ गया और उसने दिव्यांश की पैंट पकड़ ली। दिव्यांश बोला, अरे मेरे देव, मुझे कपड़े तो पहनने दे। लेकिन देव ने ना में गर्दन हिला दी और अपने 2 दांत दिखा दिए। दिव्यांश ने जैसे तैसे देव को गोद में उठाया और अपने पैंट पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मजाल देव को गोद में लिए वह अपनी पैंट पहन सकता। दिव्यांश ने फिर से देव को वहीं बैठा दिया और फिर जल्दी से पैंट पहन ली। इतने में देव वापस से चलकर दिव्यांश के पास आया और उसकी पैंट पकड़कर खड़ा हो गया। दिव्यांश ने देव को गोद में उठा लिया। उसके बाद दिव्यांश ने अपनी एक शर्ट निकाली और देव के साथ बाहर आ गया। तब तक दृष्टि वहीं खड़ी हुई बाप बेटे को देख रही थी। दिव्यांश ने जैसे तैसे देव को बेड पर बिठाकर अपनी शर्ट पहनी और दृष्टि यह सब देखकर मन ही मन बोली, अब पता चलेगा कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। कल तो बहुत डायलॉग मार रहे थे ना। दिव्यांश शर्ट के बटन बंद करता हुआ दृष्टि को देखकर मन ही मन बोला, मैं भी देखता हूँ रघुवंशी इंडस्ट्रीज कैसे संभालती हो। कल रात तो बहुत डायलॉग मार रही थी। दृष्टि हाथ बांधकर बोली, अगर तुम बाप बेटे का हो गया हो तो मुझे नाश्ता दे दो। दिव्यांश अब थोड़ा गुस्से में बोला, बहुत हुआ दृष्टि, घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी के हाथ का भी खा लो। दृष्टि भी गुस्से में बोली, क्यों, क्या मैं आपको नौकर के हाथ का खाना देती हूँ? नहीं ना, खाना तो आपके हाथ का ही खाऊंगी। अगर आप बना देंगे तो ठीक, वरना ऐसे ही चली जाऊंगी। इतना कहकर दृष्टि कमरे से बाहर चली गई। दिव्यांश ने दृष्टि को जाते हुए देखा और फिर बेड पर बैठे हुए देव को और फिर देव को देखकर गुस्से में बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर उसने देव को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दृष्टि जाकर उन सब के साथ बैठ गई। आर्या और हीर जब से प्रेग्नेंट हुई थी, वह दोनों ही सबके साथ बैठकर नाश्ता करती थी। किचन का काम दृष्टि ही देखती थी और दृष्टि डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी तो किचन का काम दिव्यांश देख रहा था। दिव्यांश तो अपने बच्चे को लेकर आया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और तभी दृष्टि दिव्यांश को देखकर बड़े प्यार से बोली, जब आप यहाँ बैठेंगे तो किचन का काम कौन देखेगा? यह सुनते ही दिव्यांश हैरानी से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि ने फिर कहा, शायद आपने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। सच कह रहे हो, नाश्ता करूंगी तो आपके हाथ का करना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे याद है जब मैं इस घर में आई थी तब आपने मुझे एक दिन यही कहा था कि सिकंजी खाना खाऊंगा तो तुम्हारे हाथ का, वरना नहीं खाऊंगा। दिव्यांश तो मुंह बनाकर दृष्टि को देख रहा था और पूरी रघुवंशी फैमिली दिव्यांश को देख रही थी। हर्षवर्धन ने कहा, दिव्यांश, अब जब तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया है तो चैलेंज को पूरा करो। जाओ किचन में देखो हम लोगों के लिए नाश्ता बना भी है या नहीं। दिव्यांश इरिटेट होता हुआ बोला, चाचू, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया था, ना ही एक्सेप्ट किया था, या तो सिवाय ने मुझे फंसा दिया।
शिवाय बोला, जैसे कि तू 2 महीने का बच्चा है कि जिसे मैं फंसा दूंगा और वह फंस जाएगा। तेरे अंदर खुद की अक्ल नहीं थी, तू ही तो भाभी से लड़ रहा था और उन्हें जस्ट हाउस वाइफ कह रहा था, और यह भी कहा कि सारा दिन घर में करती क्या हो, आराम फरमाती हो, देव के आगे पीछे घूम रही हो, पता नहीं क्या क्या तूने दृष्टि भाभी को कहा था। इतना कहकर शिवाय ने दृष्टि को देखा तो दृष्टि हाँ में हाँ गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, ऐसे ही कहा था इन्होंने। मुझे यह भी कहा था कि तुम सारा दिन करती क्या हो। अब इन्हें पता चलेगा कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। दिव्यांश तो गुस्से में शिवाय को देख रहा था और फिर उसने उंगली दिखाकर शिवाय से कहा, आज मेरा टाइम खराब है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। तुझे तो मैं देख लूंगा, पता नहीं माँ तुझे कहाँ से उठाकर ले आई। इतना कहकर दिव्यांश ने देव को हर्षवर्धन की गोद में दिया और खुद उठकर किचन की तरफ चला गया। और तभी शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा। पकौड़े का जिक्र सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश को याद आया कि उसने पहली बार पकौड़े दृष्टि के फ्लैट में बनाए थे। दिव्यांश किचन में जाकर बोला, क्या कर रहे हैं आप सब। तभी एक सर्वेंट ने सिर झुकाकर कहा, सर अपने हिसाब से नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि आज किसी ने आर्डर ही नहीं दिया। क्या बनाना है। दिव्यांश बोला, आज से मुझसे पूछ लेना क्या बनाना है। फिलहाल जो बनाया है उसे डाइनिंग टेबल पर लगाओ। तभी दूसरी सर्वेंट ने कहा, सर दृष्टि भाभी क्या खाएंगी। दिव्यांश बोला, फिलहाल तो वह मेरा दिमाग खा रही है। फिर उसने फ्रिज खोली, उसमें से ब्रेड निकाले और दृष्टि के लिए सैंडविच बनाने लगा। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग गया, लेकिन सब नाश्ते को देखकर मुंह बना रहे थे। दिव्यांश ने सैंडविच लेकर बाहर आया। उसने दृष्टि के सामने सैंडविच रखकर कहा, आज इससे काम चला लो, क्योंकि मेरा पहला दिन है। कल से तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दूंगा। दृष्टि ने एक नज़र दिव्यांश को देखा और फिर सैंडविच को देखकर बोली, ठीक है आज खा लेती हूँ, लेकिन हमेशा सैंडविच खा कर नहीं जाऊंगी। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने सबको देखकर कहा, अब आप सबका मुंह क्यों लटका हुआ है। हर्षवर्धन बोला, जब किचन दृष्टि, आर्या या हीर देखती है तो हमें कुछ ढंग का खाने को मिल जाता है, लेकिन आज तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। दिव्यांश बोला, आज एडजस्ट कर लो, कल से मुझे बता देना कौन क्या खाएगा, मैं उसी के हिसाब से खाना बनवा दूंगा। हर्षवर्धन ने अपनी प्लेट में पोहा सर्व करते हुए कहा, करना ही पड़ेगा बरखुरदार, तुमने दृष्टि को छेड़कर अच्छा नहीं किया। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, अब तेरे ऊपर गुस्सा सूट नहीं करता, और मुझे ऐसे मत देख, जैसी करनी वैसी भरनी। दिव्यांश मन ही मन बोला, शिवाय मैंने भी तेरी बैंड ना बजाई तो मैं भी तेरा भाई नहीं। थोड़ी देर बाद सब रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए निकल गए। सब बाहर गाड़ियों में बैठ रहे थे, लेकिन दृष्टि वहीं खड़ी थी। हर्षवर्धन बोला, क्या हुआ बच्चा। दृष्टि बोली, चाचू मैं रोज दिव्यांश को बाय करने के लिए बाहर आती हूँ, लेकिन देखो आपका भतीजा आया ही नहीं, अभी बुलाती हूँ। इतना कहकर दृष्टि ने दिव्यांश को कॉल करके बाहर बुला लिया और दिव्यांश अपनी गोद में देव को लेकर बाहर आया। दिव्यांश गुस्से में बोला, क्या है, क्यों बुलाया। और तभी हर्षवर्धन ने दिव्यांश को आंख दिखाकर कहा, चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो ढंग से कर, अगर आज के बाद बहू पर चिल्लाया तो मैं सबके सामने थप्पड़ मार दूंगा। डांट सुनकर थोड़ा चुप हो गया और दृष्टि को देखकर चूहे की आवाज निकाल कर बोला, हाँ क्या है, क्यों बुलाया। दृष्टि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, तुम मुझे बाय बोलने बाहर क्यों नहीं आए। दिव्यांश गुस्से में बोला, तुम्हें बाय बोलने के अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है। दृष्टि आईब्रो चढ़ाकर बोली, क्या बात है, अभी तो तुम्हें 2 घंटे भी नहीं हुए मेरा काम संभालते हुए और अभी से इरिटेट हो गए। मैं भी तुम्हें बाय बोलने के लिए रोज बाहर आती हूँ ना, तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। इतना कहकर दृष्टि ने अपना हाथ उठाकर देव से कहा, देव। देव ने अपने दोनों बाहें फैला दी, जैसे वह दृष्टि के साथ जाना चाहता हो, लेकिन देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चा, आज से तू पापा के पास रहेगा, पापा को बताएगा मम्मा क्या क्या करती हैं। यह सुनकर देव ने मुंह बना लिया और दृष्टि से नाराज होने का नाटक करके दिव्यांश के सीने से चिपक गया।
दृष्टि ने फिर दिव्यांश को बाय करते हुए कहा, बाय डार्लिंग, लंच लेकर ऑफिस आ जाना। यह सुनते ही दिव्यांश की आंखें हैरानी से फैल गई। दिव्यांश बोला, यह चीटिंग है, तुम लंच लेकर ऑफिस कभी नहीं आई। दृष्टि बोली, हाँ लेकिन तुम आओगे क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है, और वैसे भी सैंडविच से मेरा पेट नहीं भरा, वह तो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लिया था। अब चुपचाप लंच लेकर ऑफिस आ जाना। दिव्यांश मुंह बनाकर दृष्टि को देख रहा था और दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, इतने प्यार से देखोगे तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। इतना कहकर दृष्टि ने हर्षवर्धन को देखा और फोन में कुछ जो कर रहा था। चले चाचू। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठ गया और दृष्टि भी एक बार फिर बाप बेटे को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियों का काफिला वहां से चला गया और दिव्यांश मन ही मन गुस्से में बोला, अरे तू तो गया, सिवाय तू तो गया। दिव्यांश देव को लेकर अंदर बैठा ही था, तभी एक सर्वेंट आकर बोली, सर दोपहर को क्या बनेगा। दिव्यांश ने हैरानी से सर्वेंट को देखा और फिर बोला, घर में बचा ही कौन है। सर्वेंट बोली, लेकिन सर सबका लंच ऑफिस जाएगा ना, और हीर मैडम और आर्या मैडम को तो 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। दिव्यांश बोला, सांझ कहाँ है। सर्वेंट ने कहा, सर वह शॉपिंग करने जाने वाली हैं, थोड़ी देर में सॉरी सर आ जाएंगे और वह उन्हें लेकर चले जाएंगे। दिव्यांश बोला, चाचू से पूछ लो। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और हीर के कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद की और सर्वेंट को वापस बुलाकर बोला, रुको रुको रुको, वापस आओ, चाची से कुछ मत पूछो, मैं बताता हूँ। थोड़ी देर सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बाद दिव्यांश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगा। दिव्यांश ने यह काम आज से पहले कभी नहीं किए थे, लेकिन वह सिवाय के चक्कर में फंस गया था। दिव्यांश ने देव को गोद में उठाया और आर्या के कमरे की तरफ जाने लगा और तभी सर्वेंट ने कहा, सर बच्चे का दूध बना दूं। दिव्यांश को ध्यान आया कि देव ने तो सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं। दिव्यांश ने कहा, हाँ बना दो और दूध लेकर आर्या के कमरे में आ जाना, मैं वहीं जा रहा हूँ। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन की तरफ चली गई और दिव्यांश गया सीधा आर्या के कमरे में। दिव्यांश जब आर्या के कमरे में आया तो आर्या अपने कबर्ड में कपड़े अरेंज कर रही थी। आर्या ने दिव्यांश को देखा तो मुस्कुराकर बोली, अरे जीजू आप आइए बैठिए। दिव्यांश सोफे पर बैठ गया और उसने देव को वहीं सोफे के सहारे कालीन पर खड़ा कर दिया। आर्या आकर देव के पास बैठ गई और देव के साथ खेलने लगी। तभी दिव्यांश बोला, तुम ठीक हो ना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जीजू मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। दिव्यांश बोला, नहीं वह सिवाय कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होता है, मिनट मिनट में गुस्सा आ जाता है। मुझे तो यह सब पता ही नहीं, मैंने तो कभी दृष्टि की प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय ही नहीं किया। आर्या बोली, निराश क्यों होते हैं जीजू, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखिए ना, बेशक आपने दृष्टि दी कि प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय नहीं किया, लेकिन देव के बचपन को तो जी रहे हैं ना, यह भी कितनी खुशी की बात है। और आपके और दृष्टि बीच सब कुछ ठीक हो गया, यह क्या कम खुशी की बात है। दिव्यांश ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है मैंने दृष्टि के साथ कितना कुछ नहीं किया, उसके साथ सारी हदें पार कर दी, और मेरे भाई ने तुम दोनों बहनों को बहुत टॉर्चर किया। और आर्या, पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारी दिमागी हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, तुम तो सब कुछ भूल गई, शायद तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। दिव्यांश यह सारी बातें जानबूझकर कह रहा था, आखिर शिवाय ने भी तो उसकी बैंड बजाई थी। अब दिव्यांश शिवाय की बैंड बजाना चाहता था। आर्या ने दिव्यांश के मुंह से पास्ट के बारे में सुना तो पूछे बिना उससे रहा नहीं गया। वह बोली, क्या किया था आप दोनों भाई ने हम दोनों बहनों के साथ। दिव्यांश बोला, कुछ नहीं आर्या, वह सब छोड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ने घरों में लड़ाई हो जाती है, पर मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरी दृष्टि ने मुझे माफ कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि तुमने भी शिवाय को माफ कर दिया होगा। एक तो आर्या प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसका मूड भी बहुत जल्दी स्विंग हो जाता था, और अब तो दिव्यांश बोल रहा था, उसे सुनकर तो उसे अपने पास्ट के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होने लगी। आर्या बोली, ऐसे नहीं जीजू, साफ साफ बताइए ना क्या किया था मिस्टर आल
ऑलराउंडर ने मेरे साथ। दिव्यांश बोला, आर्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। छोड़ो, पर मैं खुश हूँ कि तुमने शिवाय को माफ कर दिया और उसकी जिंदगी में वापस लौट आई। मेरे भाई ने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब आर्या को गुस्सा आने लगा। आर्या बोली, जीजू बातों को मत घुमाओ, बस मुझे यह बताओ मेरे साथ क्या किया था। दिव्यांश बोला, उसने तुम्हारे बाल तक कटवा दिए थे, तुमसे घर का बहुत सारा काम करवाता था, तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, तुम बोलती भी नहीं थी, तुम्हें तो कुछ फील ही नहीं होता था, और सिवाय इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ तुम्हें टॉर्चर करने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो। हाथ जोड़कर कहता हूँ आर्या, मेरे भाई से मत लड़ना। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो खामखा वह मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। वादा करो कि तुम शिवाय को कभी नहीं बताओगी कि यह सब मैंने तुम्हें बताया। आर्या को गुस्सा आने लगा। आर्या अपना पास्ट भूल चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से दिव्यांश ने उसके कान भरे थे, आर्या को अब यकीन होने लगा मिस्टर ऑलराउंडर ने उसके साथ यह सब कर दिया होगा। फिर वह दिव्यांश को देखकर बोली, आप सच कह रहे हैं? दिव्यांश बोला, नहीं नहीं, मैं सच नहीं कह रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, प्रेगनेंसी में टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। आर्या बोली, जीजू बातों को मत घुमाओ, या बताओ जो आपने कहा वह सच है। दिव्यांश ने बड़ी मासूमियत के साथ हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन सच कहता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सौरी से पूछ लो, दृष्टि से पूछ लो, लेकिन उन सब से पूछने से अच्छा है कि तुम जाकर शिवाय से पूछ लो। मेरा भाई तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलेगा, तुम तो जानती ही हो शिवाय को वह ना झूठ बोलता है और ना ही झूठ सुनता है। यह सुनते ही आर्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आर्या गुस्से में सोफे से उठ गई और अपनी साड़ी के पल्लू को घुमाकर अपनी कमर पर टांगा और सुलगती हुई आंखों से बोली, आज तो मिस्टर ऑलराउंडर को छोड़ूंगी नहीं। खुद को समझते क्या है, मेरे बाल कटवा दिए, मुझसे घर का काम करवाया, आने दो, आज मैंने भी उनकी चटनी न बनाई तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। दिव्यांश फिर से मासूमियत से बोला, देखो आर्या, यह तो गलत बात है, एक तो मैंने तुम्हें यह सब बताया, अब तुम मेरे भाई से लड़ने लगोगी, बहुत गलत बात है, आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। आर्या बोली, फिक्र मत करो जीजू, यह सब बातें तो मैं शिवाय के मुंह से निकलवा कर रहूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को कटवाने की, आज तो मैं उन्हें मार मार कर उनका कचूमर निकाल दूंगी। आर्या ने इनफैक्ट दिव्यांश को देख कर कहा, आप जाकर लंच बनाइए, आज मैं भी आपके साथ लंच लेकर जाऊंगी। दिव्यांश बोला, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों लंच देने जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लेना। आर्या बोली, बेफिक्र रहिए जीजू, सिवाय होगा बब्बर से रीडर के लिए, मेरे सामने तो भीगी बिल्ली है। दिव्यांश ने देव को उठाकर आर्या की गोद में देकर कहा, तो तुम इसे पकड़ो, मैं जरा लंच पैक करवा देता हूँ। आर्या ने देव को गोद में ले लिया और दिव्यांश वहां से एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर चला गया। दिव्यांश किचन में आया और मन ही मन खुद से बोला, सिवाय आज तू तो गया, आज तो साली साहिबा तेरी सच में चटनी बना देंगी। थोड़ी देर बाद रघुवंशी इंडस्ट्रीज के सामने गाड़ी आकर रुकी, उसमें से आर्या और दिव्यांश बाहर निकले। ड्राइवर भी बाहर आया और फिर उसने लंच बॉक्स निकाले। ड्राइवर लंच बॉक्स लेकर आगे आगे चला गया और दिव्यांश देव को गोद में उठाकर आर्या के साथ आराम आराम से जा रहा था। आज दिव्यांश ऑफिस नहीं आया। दिव्यांश ने सिंपल सी वाइट शर्ट और ब्लू कलर का लोअर पहना हुआ था, इसीलिए सारा स्टाफ दिव्यांश को हैरानी से देख रहा था। दिव्यांश की गोद में देव था जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। इस वक्त दिव्यांश कहीं से भी कोई बिजनेस टाइकून नहीं लग रहा था, बल्कि एक नॉर्मल इंसान लग रहा था जो अपने बच्चे को लेकर ऑफिस आया था। देव शायद पहली बार ऑफिस आया था, इसीलिए पूरे स्टाफ की नज़र देव पर ही थी, और देव भी अपने दो दांत दिखाकर स्टाफ की अटेंशन अगेन कर रहा था। स्टाफ की कुछ फीमेल एम्प्लॉय देव को हाथ हिलाकर बाय कर रही थी और देव भी बिल्कुल अपने सिवाय चाचू की तरह सबको हाथ उठाकर मुस्कुराकर बाय कर रहा था।
देव आज पहली बार रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया हुआ था और आते ही उसने बहुत सारी फीमेल फ्रेंड भी बना ली थी। दिव्यांश आर्या जा ही रहे थे तभी हर्षवर्धन किसी काम से अपने केबिन से बाहर निकला और उसने दिव्यांश और आर्या को देखा। जैसे ही हर्षवर्धन ने देव को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन 4 कदम आगे बढ़कर देव को गोद में लेता हुआ बोला, क्या बात है, आज तो मिस्टर छोटे रघुवंशी दादू के ऑफिस आए हैं। यह सुनते ही देव ने अपनी तोतली जुबान से कहा, दादू। देव के मुंह से दादू सुनकर हर्षवर्धन को हंसी आ गई और तभी दिव्यांश बोला, देव तुझे किस एंगल से या दादू लगते हैं? हर्षवर्धन दिव्यांश की बातों का जवाब देता हुआ बोला, अब लगता हूँ या नहीं लगता, लेकिन हूँ तो इसका दादू ही। और आज मेरा पहली बार ऑफिस आया है तो आज या दादू के केबिन में ही रहेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन देव को लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आर्या बोली, जीजू मैं सिवाय के केबिन में जाती हूँ, तब तक आप खाना कॉन्फ्रेंस रूम में लगवा दीजिए। सब कॉन्फ्रेंस रूम में ही खा लेंगे। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लेना। आर्या बोली, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, लेकिन आज मिस्टर ऑलराउंडर को छोड़ूंगी नहीं। आर्या गुस्से में सिवाय के केबिन की तरफ जा रही थी और दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने हाथ फैलाकर कहा, क्या बात है, मेरे साथ साथ सिवाय तेरी भी बैंड बजेगी। दिव्यांश फिर दृष्टि के केबिन की तरफ बढ़ गया। दृष्टि दिव्यांश के केबिन में ही काम कर रही थी और यह बात उसे पहले ही पता चल चुकी थी। दिव्यांश ने दृष्टि के केबिन का गेट खोलकर कहा, मे आई कम इन मैम। दृष्टि पर कुछ काम कर रही थी। दिव्यांश की आवाज सुनकर उसने आंख उठाकर देखा। दृष्टि दिव्यांश को इग्नोर करती हुई बोली, हाँ आ जाओ। दिव्यांश अंदर आ गया। दिव्यांश बोला, चलिए बेबी खाना खा लीजिए, सुबह से काम कर रही हो। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दिया और फिर 2-4 लैपटॉप में उंगली चलाकर लैपटॉप बंद कर दिया। दृष्टि खड़ी होकर बोली, चलो चलते हैं, और इतना कहकर दृष्टि बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि सीधा दिव्यांश के सीने से जा लगी। दिव्यांश ने दृष्टि पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, आप मुझे बताओ कि गुस्सा किस बात पर हो। दृष्टि दिव्यांश की बाहों में कसमसाती हुई बोली, मैं क्यों आपसे गुस्सा होने लगी, हटो चलो खाना खा लेते हैं। दिव्यांश बोला, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे बात बता नहीं देती, किस बात पर इतना गुस्सा हो। दृष्टि बोली, मैं गुस्सा नहीं हूँ। किसने कहा आपसे मैं गुस्सा हूँ, और अगर गुस्सा हूँ तो भी आपको क्या ही फर्क पड़ता है। आज तो आपको पता चल गया होगा ना मैं घर में कितना काम करती हूँ। दिव्यांश बोला, हाँ पता चल गया कि तुम घर में बहुत काम करती हो, देव को संभालना बहुत मुश्किल है। देव ने तो मेरी एक ही दिन में बैंड बजा दी। तुम्हें सलूट करता हूँ कि तुम मेरे देव को संभालती हो, लेकिन प्लीज अब बहुत हुआ, मुझे बता दो ना किस बात का गुस्सा है। दृष्टि गुस्से में दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि के नाक को हल्का सा झुकाकर कहा, बताओ मुझे किस बात का गुस्सा है। दृष्टि नम आंखों से बोली, आपको याद है। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश के केबिन का गेट खुला, और जैसे ही दिव्यांश और दृष्टि को महसूस हुआ कि केबिन का गेट खुल रहा है, वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गेट खोलते ही विराज सामने खड़ा था। विराज ने कहा, भाभी भैया चलो, चाचू बुला रहे हैं, खाना खा लो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तो चल, हम आ रहे हैं। विराज बोला, कोई प्रॉब्लम है? दिव्यांश ने कहा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम है अभी तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तू जा ना वीरा को लेकर शॉपिंग कर। पता नहीं ऑफिस में क्या कर रहा है, सारी जिंदगी ऑफिस ही संभालना है, अभी जाकर वीरा के साथ टाइम स्पेंड कर। विराज बोला, हाँ हाँ भैया जा रहा हूँ, लंच करके वीरा के साथ ही शॉपिंग करने जाऊंगा, फिलहाल आप दोनों को चाचू बुला रहे हैं। दृष्टि बोली, हाँ चलो विराज चलते हैं। इतना कहकर दृष्टि विराज के पीछे पीछे चली गई और दिव्यांश दृष्टि को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश को इतना तो समझ आ गया कि दृष्टि किसी बात को लेकर नाराज है, और शायद इसीलिए उस नाराजगी की वजह से उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ शिवाय फोन पर बात कर रहा था। शिवाय ने फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि रणविजय सिंह राणा की कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लो, जितने भी रणविजय सिंह राणा के गैर कानूनी बिजनेस हैं उन सब की खबर पुलिस वाले को दे दो, जितना हो सके रणविजय सिंह राणा को तोड़ दो। रणविजय सिंह की बिजनेस के बारे में मुझे डिटेल चाहिए। और तभी शिवाय की नज़र अपने केबिन के गेट पर गई, जहां आर्या गुस्से में खड़ी थी। शिवाय ने फोन पर कहा, मैं बाद में बात करूंगा। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया।
शिवाय आर्या को ही देख रहा था और मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दिव्यांश ने कुछ गड़बड़ की है या इसका मूड स्विंग हो रहा है। शिवाय ने एक स्माइल आर्या को पास करते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, क्या बात है मेरी छुई मुई आज ऑफिस में। शिवाय को लगा शायद आर्या उसके पास आ जाएगी, लेकिन आर्या तो वहीं की वहीं गुस्से में खड़ी हुई शिवाय को देख रही थी। शिवाय को पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो दिव्यांश ने कुछ तो गड़बड़ की है। शिवाय यह कैसे भूल सकता था कि दिव्यांश भी उसी का भाई है। अगर वह उसके और दृष्टि के बीच में आग लगाएगा तो चिंगारी तो दिव्यांश भी लगा देगा। शिवाय खुद ही आर्या के पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरी छुई मुई, इतने गुस्से में क्यों हो, मूड स्विंग हो रहा है, डांस करके दिखाओ। आर्या ने गुस्से में ना में गर्दन हिला दी। आर्या के गुस्से को देखकर शिवाय की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आर्या को टच भी कर ले। शिवाय दुनिया में बब्बर शेर बना घूमता है और घर में उस शेर पर आर्या सवारी करती थी। शिवाय ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, ऐसे गुस्से में क्यों हो। आर्या गुस्से में बोली, आपने मेरे बाल कटवाए थे। या सुनते ही शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि यह सारा काम दिव्यांश का ही है। दिव्यांश ने ही आर्या को भड़का दिया है और अब आर्या को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवाय ने आर्या की दोनों बाजू को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, मेरी बात सुनो। आर्या गुस्से में बोली, पहले मुझे यह बताओ, क्या आपने मेरे बाल कटवाए थे। अगले ही पल आर्या ने शिवाय के हाथों को झटक कर शिवाय को उंगली दिखाते हुए कहा, झूठ मत बोलना, सच बताओ, क्या तुमने मेरे बाल कटवाए थे। शिवाय कुछ नहीं बोला, बल्कि आर्या के गुस्से से डरकर 2 कदम पीछे हट गया। आर्या शिवाय की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोली, पूछ रही हूँ मिस्टर ऑलराउंडर, सच सच बताओ, क्या आपने मेरे बाल कटवाए थे। शिवाय अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिव्यांश ने तुम्हें गलत बताया है। आर्या ने एक और कदम शिवाय की तरफ बढ़ाया और गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मिस्टर ऑलराउंडर, झूठ मत बोलो, मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या आपने मेरे बाल कटवाए थे, हाँ या ना। शिवाय अभी भी हैरानी से आर्या को देख रहा था। आर्या ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, कुछ पूछ रही हूँ, सच सच बताओ, आपने मेरे बाल कटवाए थे या नहीं। शिवाय ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और उसे शिवाय की कांच की टेबल पर फेंक कर मारा और कांच की टेबल एक ही सेकंड में टूट गई। शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय इतना तो समझ गया था कि यह गुस्सा प्रेगनेंसी की वजह से है। शिवाय को अब डर लग रहा था कि कहीं उसका बेटा या बेटी गुस्से वाला ना हो जाए, क्योंकि आर्या के अंदर तो इतना गुस्सा नहीं था, वह तो बहुत मासूम थी। शिवाय ने आर्या को प्यार से कहा, अच्छा निकल गया ना गुस्सा, मेरी बात सुनो। लेकिन आर्या ने 2 कदम पीछे हटकर गुस्से में कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं घर जा रही हूँ और आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना यह फ्लावर पॉट जो मैंने आपकी टेबल पर मारा है, या फ्लावर पॉट आपके सिर में मार दूंगी। आर्या के वहां से चली गई और शिवाय आंखें फाड़े आर्या को देख रहा था। और तभी शिवाय ने अपना पैर पटक कर कहा, दिव्यांश, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवाय भी गुस्से में बाहर की तरफ आया और तभी दिव्यांश से टकरा गया। दिव्यांश ने शिवाय की हालत देखकर गाना गुनगुनाते हुए कहा, मुबारक हो तुमको यह शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, यह दुआ है हमारी। शिवाय आर्या के पीछे जा रहा था, लेकिन फिर उसने पलट कर दिव्यांश को देखा और उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, सदा खुश तो तब रहूंगा ना जब तू रहने देगा। दिव्यांश भी मुस्कुराकर बोला, भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तुझे क्या लगा कि आग लगानी सिर्फ तुझे आती है। अरे जब मैं आग लगाता हूँ ना तो पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, और देख मेरी लगाई हुई आग ऑफिस से बाहर जा रही है। शिवाय आर्या के पीछे पीछे चला गया और दिव्यांश फिर से गाना गुनगुनाने लगा, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वह देखो शिवाय से रूठ कर शिवाय की छुई जा रही है। शिवाय ने एक बार फिर से दिव्यांश को पलट कर देखा और दिव्यांश ने हंसकर अपने कंधे उचका दिए। आर्या गुस्से में आगे आगे चल रही थी और शिवाय आर्या के 4 कदम पीछे पीछे चल रहा था। शिवाय अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, छुई मुई, मेरी बात सुनो, वह सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन आर्या तो शिवाय की बात सुन ही नहीं रही थी।
शिवाय ने फिर कहा, छुईमुई मेरी बात तो सुनो, एक बार सुन तो लो। लेकिन आर्या ने शिवाय की बात नहीं सुनी, ना ही वह शिवाय से बात करना चाहती थी। आर्या को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवाय की बात आर्या नहीं सुन रही थी, लेकिन पूरा स्टाफ सुन रहा था और आंखें फाड़े शिवाय और आर्या को देख रहा था। शिवाय ने अपने स्टाफ को देखकर कहा, तुम लोगों के घर में लड़ाई नहीं होती या तुम लोग शादीशुदा नहीं हो? पूरे स्टाफ ने एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तो फिर पता चल गया ना शादीशुदा इंसान की हालत कैसी होती है। अब चुपचाप अपना काम करो। तब तक आर्या रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर जा चुकी थी। तभी एक गाड़ी आई। आर्या ने उसका गेट खोला और उसके अंदर बैठ गई। शिवाय जैसे ही उस गाड़ी तक जाने को हुआ, वैसे ही वह गाड़ी वहां से आर्या को लेकर चली गई और शिवाय आर्या को जाते हुए देख रहा था। शिवाय ने एक गार्ड को देखकर कहा, राजवीर की बुलेट की चाबी लाकर दो। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया और उस गार्ड से कहा, रहने दो, मुझे काम है। शिवाय वापस रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। रघुवंशी मेंशन। रात का वक्त। आर्या अपने कमरे में थी और शिवाय कमरे के बाहर। शिवाय कब से अपने कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन आर्या ने गेट नहीं खोला। शिवाय गेट खटखटाता हुआ बोला, छुई मुई मेरी बात तो सुनो, मुझे सफाई देने का मौका तो दो। तुमने तो मुझे कमरे से बाहर ही निकाल दिया। एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम एक बार मेरी बात सुन लो, सिचुएशन को समझ जाओगी। प्लीज बात सुनो। लेकिन आर्या ने दरवाजा नहीं खोला। शिवाय 10 मिनट तक गेट को ऐसे ही नॉक करता रहा, लेकिन आर्या ने गेट नहीं खोला। और तभी दिव्यांश के कमरे का गेट खुला और दिव्यांश देव को गोद में खिलाते हुए बाहर आया। देव बेचैन हो रहा था, कभी रो रहा था, कभी चिल्ला रहा था और इसीलिए दृष्टि की नींद खराब हो रही थी। दृष्टि की नींद ना खराब हो, इसीलिए दिव्यांश देव को लेकर बाहर कॉरिडोर में आ गया। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, सब तेरी वजह से हुआ। दिव्यांश अपनी गोद में देव को हिलाते हुए बोला, हाँ हुआ तो तेरी वजह से ही है। दोनों एक दूसरे को सुलगती हुई आंखों से देख रहे थे और फिर दोनों ही हंस पड़े। दिव्यांश ने हंसकर कहा, बेटा अभी तो बच्चा हुआ नहीं, जब मेरी तरह गोद में लेकर आधी रात को कॉरिडोर में चक्कर लगाना पड़ेगा तब पता चलेगा। शिवाय चिढ़कर बोला, भाई मुझे ऑलरेडी बहुत पता चल गया। आज मेरी छुई मुई मुझसे थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुई और मेरी तो जान हलक में आ गई। दिव्यांश बोला, चल यार बहुत मस्ती मजाक हो गई, मैं देव को नहीं संभाल सकता। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने दृष्टि को यह बात बोली कि दृष्टि घर में काम करती ही है क्या। सच में देव को संभालना मुश्किल है। तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। जल्दी से यह सब सॉल्व कर देते हैं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रहा है यार, मैं छुई मुई के बिना नहीं सो सकता। मुझे उसे हक करके सोने की आदत है। वह तो सो जाएगी क्योंकि उसे बहुत नींद आती है प्रेगनेंसी में, पर मैं नहीं सो पाऊंगा। तभी दिव्यांश ने महसूस किया कि देव दिव्यांश की गोदी लगा हुआ ही सो गया था। दिव्यांश बोला, सुबह बात करते हैं, आज तो जैसे तैसे करके मैनेज कर ले। स्टडी रूम में सो जा या फिर विराज के पास चला जा। शिवाय बोला, ठीक है आज मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन सुबह उठकर पलट मत जाना। दिव्यांश बोला, अबे तुझसे ज्यादा हालत मेरी खराब है। एक दिन रखा मैंने देव को और मेरी बैंड बज गई। एक और दिन मैंने देव को अपने पास रख लिया ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह सुनकर शिवाय हंसने लगा और दिव्यांश ने मुंह पर उंगली रखकर चुप कराते हुए कहा, चुप रह मेरा बेटा उठ जाएगा। शिवाय अपने कमरे के गेट को देखकर विराज के कमरे की तरफ बढ़ गया और दिव्यांश अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रघुवंशी मेंशन। दिव्यांश किचन में सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनना है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे और तभी शिवाय बोला, कुछ भी कहो लेकिन जब दृष्टि भाभी नाश्ता बनाती थी तब बात ही कुछ और थी। अब तो दिव्यांश बस रूखा सूखा खिलाकर ऑफिस भेज देता है। दिव्यांश बोला, हाँ जानता हूँ, पर क्या करूँ, तेरी दृष्टि भाभी को तुझ पर तरस ही नहीं आता। शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या अभी भी मुंह फुलाकर अपना खाना खा रही थी।
शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, सॉरी आर्या, क्या हुआ? या डिश पसंद नहीं आई? दूसरी बनवा दूं? आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं जीजू, यही खा लूंगी। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या के हाथ पर रखने की कोशिश की तो आर्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर हर्षवर्धन को देखकर बोली, चाचू आपको तो पता ही है कल सौरी भैया की हल्दी है, तो मैं आज रजावत हाउस जा रही हूँ। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय बोला, आज क्यों जा रही हो? हल्दी कल है ना, तो कल साथ में चलते हैं। आर्या ने अपनी गर्दन घुमाकर शिवाय को देखा और गुस्से में बोली, अब आप मेरे कहीं जाने आने पर भी रोक लगाएंगे? टिपिकल हस्बैंड की तरह मैं हर चीज आपसे पूछ कर जाऊंगी। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं था, बस साथ में चलते हैं, अच्छा लगता। आर्या ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना अच्छा नहीं लगता। आर्या ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू मैं जाऊं? हर्षवर्धन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, घर में किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कहीं भी आने जाने से रोक दे। तुम आजाद हो, अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय को गुस्सा आ गया। शिवाय ने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची पापा तो आपको भी अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या आप अपने भाई की हल्दी में नहीं जाओगी? या सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। वह शिवाय को गुस्से में देखने लगा, लेकिन शिवाय ने हर्षवर्धन का देखना इग्नोर कर दिया और हीर से फिर बोला, क्या हुआ चाची, क्या आप नहीं जाना चाहती? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, आप जाएंगी तो चाचू गुस्सा करते हैं ना। यह सुनते ही हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। वैसे भी हर्षवर्धन पिछले कितने ही दिनों से हीर का गुस्सा झेल रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि हीर दोबारा गुस्सा करने वाली है। और तभी हीर गुस्से में बोली, यह गुस्सा करेंगे या गुस्सा कर भी नहीं सकते? आर्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। या क्यों गुस्सा करेंगे? और करेंगे भी तो करते रहें, मैं तो जाऊंगी। फिर उसने पीहू को देख कर कहा कि बिना पीहू को लिए नाना के घर नहीं जाऊंगी। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्या होगा आगे दोस्तों, जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।